हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। अच्छा सर, आज डेप्रिसिएशन की लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि पूरी तरह रिवाइज हो चुका है, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था। सर आपने क्लियरली ही बताया होगा, दो सेशंस में हम लोगों ने केवल और केवल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बारे में बात की थी, जो कि पहले भी फिक्स्ड एसेट के बारे में बताया था, अभी भी वो फिक्स्ड एसेट के बारे में बताता है। लेकिन अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये भी बताया था। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसको बताया था, इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, एडिशन करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, सर्विसिंग का आइटम आता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेजरमेंट की बात होती है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में दो थे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल एज कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। फिर जब हम लोगों ने रिकॉग्निशन के बाद बात की थी तो मेजरमेंट की बात की थी। मेजरमेंट में दो बताया था, इनिशियली मेजरमेंट कैसे करते हैं, इट मस्ट बी शोन एट कॉस्ट, और आफ्टर रिकॉग्निशन इसको कैसे मेजर करते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ द बैलेंस शीट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द एसेट एट कॉस्ट, मॉडल अप्रोच और रिवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच। और कॉस्ट मॉडल अप्रोच मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ द इनिशियल रिकॉग्निशन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज वेल माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच की। हमने कहा था रिवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच, वंस यू विल ऑप्ट यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। ठीक है, इसमें दो चीजें बताई गई थी। जब भी आप रिवैल्यूएशन करेंगे, दो तरह की एसेट्स होंगी, या तो वॉलेटाइल नेचर की एसेट्स होंगी या तो नॉन वॉलेटाइल नेचर की एसेट्स होंगी। अगर आप वॉलेटाइल नेचर की एसेट्स की बात करते हैं जिसकी फेयर वैल्यू में रेगुलर चेंजेस आते हैं, देन इट इज बेटर टू रिवैल्यूएट द सेम एसेट ऑन एनुअल बेसिस। ओके, on each and every financial statement date you have to revalue your asset. If the asset is non volatile, then you can revalue it, there means you can revalue it within 3 to 5 years. There is a gap of 3 to 5 years. एक बार अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया, देन यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली एंड दिस इज नॉट एन ऑप्शनल। आपने अगर एक बार इसको फॉलो कर लिया तो आपके ऊपर ये कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया। बात समझ में आई? अच्छा, रिवैल्यूएशन का तरीका भी बताया था मैंने, एसेट्स के बढ़ने पर, एसेट्स के घटने पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में था नाउ इट इज पास्ट। अब आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में है, मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ डेप्रिसिएशन। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमको AS6 पढ़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब आपको कहीं से भी AS6 पर जाने की, अब आपको कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर ये कुछ नया है जी। शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। इसमें भी कुछ न्यू है क्या? पहले ना हम लोग को मालूम है कंपनीज एक्ट 1956 होता था, जो कि खत्म हो करके कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो अब आप ये कहना चाहते हैं देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट एंड द डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। आप क्या कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं? जी हाँ जी। इसके साथ साथ एसेट्स हैविंग वैल्यू ₹5,000 और लेस। सर इसका क्या मतलब है? आते हैं, कुछ याद आया होगा आपको, पुरानी चीजें अगर आपने पढ़ रखी हैं। अगर फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कभी कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा है या पुराना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये चीज क्लिक की होगी। चलिए भाई, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।
अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अब लॉन्च हुआ है, ये कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। जो हमारा इंड एएस है 16, और चाहे ये रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, चाहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस की बात करते हैं, हम लोगों ने ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग अपना सेपरेट सिस्टम चलाते थे एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन अब हम लोगों ने उन चीजों को आपस में अब हमने अपने में ऐड कर लिया। अच्छा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंड एएस में भी कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन है, आईएफआरएस में भी कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन है, और अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आया है, 6 को हटाकर जो 10 में मर्ज किया गया है, वहां भी डेप्रिसिएशन में कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग है। जी बिल्कुल सही है। अब हम लोग को कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर पहले तो ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि हम लोग तो अभी तक बात कर रहे थे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, शिप, इस तरह की एसेट्स की बात कर रहे थे और क्लास ऑफ एसेट्स की बात कर रहे थे। रिवैल्यूएशन करते हैं तो कंप्लीट क्लास ऑफ एसेट्स का करते हैं, ये भी बताया था। जी सर, तो आप ये कंपोनेंट का मतलब क्या है, इस कंपोनेंट का मतलब बता दीजिए तो हमें ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हाँ, कंपोनेंट का मतलब, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट, क्योंकि अब हमारा डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब बिल्कुल बदल गया। जो अब तक सोचते आ रहे थे, नाउ इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ऐसा क्या सोचते आए थे, पहले हम लोग कहते थे हमने ये एसेट 10 करोड़ की खरीदी, इसकी लाइफ है 10 इयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना। तो अब ये चीज आप याद रखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 में जो कुछ भी दिया है ना, वो परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, रेट्स नहीं दिए हुए हैं, बल्कि अब आपको उसकी यूजफुल लाइफ दे रखी है। क्या दे रखी है, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। और ये इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है, मींस अगर आप चाहें तो टेक्निकल बेसिस पे उससे हायर लाइफ, लॉन्गर लाइफ और शॉर्टर लाइफ भी ऑप्ट कर सकते हैं। यानी 100% कंपल्शन नहीं है। कितना लिबरल तरीके से बनाया गया है। यानी शेड्यूल 2 में अब आपको रेट्स या परसेंटेज देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको जो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 2 है, उसमें आपको लाइफ देखने को मिलेगी, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स पर। कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग, वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। सर क्या है ये कंपोनेंट, मैंने कहा ना, हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई जिसकी कीमत है 20 करोड़, और इसी बिल्डिंग में एलिवेटर्स लगे हुए हैं जिनकी कीमत है 4 करोड़। अब मैं ये कहूं टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कम्स टू ₹24 करोड़, दैट इज ओके, आई एम विद यू 100%, that is genuine that the cost of the building comes out to ₹24 crore. Now what about the depreciation, sir? You just want to say that we can charge depreciation on 20 crore separately and ₹4 crore separately? Is it possible at all? Till now we were charging depreciation on a complete building of ₹24 crore because there were no any concept such like your component based accounting or component based depreciation. But now we can charge depreciation separately on building as well separately on elevators too, cause the life of the building is 10 years, 20 years, while the life of the elevator is 10 years. There is a change or there is a difference in the life of the asset, yes or no? बिल्कुल सही बात है, दोनों की लाइफ में चेंज है, दोनों एसेट्स के यूजेस, नेचर और उनकी यूजफुल लाइफ में फर्क होने के कारण हम एक ही बिल्डिंग की कॉस्ट को दो पार्ट में बांट देंगे, बिल्डिंग एंड एलिवेटर्स। ये आपका कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन है। अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा है
तो एयरक्राफ्ट की बॉडी अलग कर लो और उसकी अंदर की इंटीरियर अलग कर लो, जो फर्नीचर वगैरह होता है ना, पूरे लाइफ ऑफ द एयरक्राफ्ट में इंटीरियर कई बार चेंज होता है और इस बॉडी की लाइफ अलग है, जो एल्युमिनियम बॉडी होती है, और जो इंटीरियर होता है उसकी लाइफ अलग होती है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं एयरक्राफ्ट पर हम दो पार्ट तोड़ करके उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हम दोनों पर डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाएंगे। इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मान लेते हैं मैंने कोई एसेट खरीदी 80 करोड़ की और मैंने उसको कंपोनेंट में बांट दिया। ए कंपोनेंट था 30, बी कंपोनेंट था 20, सी कंपोनेंट था 15। नाउ द रेस्ट पार्ट which is not a major component, different items were there, the main component were A, B and C, तीनों की लाइफ और यूजेस अलग अलग हैं, तो 30, 40, 50, 60, 65। नाउ द रेस्ट ऑफ रुपीज 15 करोड़, व्हाट शुड बी डन विद दिस 15 करोड़? अदर प्लांट एंड मशीनरी उसमें डाल दो ना, हो गया। अरे टोटल में 80 को ले जा सकते थे, 15 को अलग ले जाने में दिक्कत नहीं सर, ऐसा दिक्कत कहाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम वैसे 80 पर चार्ज करते हैं 15 पर अलग से चार्ज करेंगे, 30, 20, 15 पर सिस्टम अलग रहेगा, 15 पर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट और प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट वो अलग रहेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमारे साथ। तो ये कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया। थोड़ा हम आगे कहानी को बढ़ाएं। जी सर बिल्कुल, आपको कौन रोक सका है आगे बढ़ने से। अच्छा जी, शेड्यूल 2 की बात करते हैं डेप्रिसिएशन में। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि rates, I'll not provide you the rates of depreciation, I'll give you a consultancy। डेप्रिसिएशन का ये AS10 क्या कहता है कि उसने हमको सलाह दी at what amount we should try to charge depreciation। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये चीज वर्ड दिमाग में रखेंगे, मैं कंप्लीट वर्ड बोल रहा हूं, these are not two words, this is a single word, depreciation amount। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओके, माइनस रेजिडुअल वैल्यू, दैट्स इट। दिस इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट and this depreciation amount will be charged over the useful life of the asset। okay, now sir there will be some methods na, is there any method which is prescribed by this new accounting standard 10? Earlier under accounting standard 16 there were two methods which was especially recommended by accounting standard 6, and that was your WDV or SLM method. These were two depreciation methods which were recommended by AS6. Now what are the methods which are specifically recommended by AS10? Tell me sir, no any specific accounting method of depreciation is बोलूं recommended by accounting standard 10, not at all। accounting standard 10 ने कोई मेथड प्रेस्क्राइब नहीं किया है। उसने आपको बोला है, हाँ कुछ गाइडलाइंस जरूर दी हैं। उसने कहा है WDV मेथड से चार्ज करो, SLM मेथड से चार्ज करो और प्रोडक्शन यूनिट मेथड से चार्ज करो। अब तक तो केवल बोलता आया था WDV SLM, लेकिन अब उसने कहा है नाउ द डेप्रिसिएशन अमाउंट मस्ट बी चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ईदर बाय यूजिंग WDV SLM और एनी अदर जेन्युइन मेथड व्हिच इंक्लूड्स production unit method। Now this method is introduced by AS10, but these are not the prescribed method। Is it clear? अच्छा, कब WDV मेथड लगेगा, कब SLM मेथड लगेगा और कब हमारा प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगेगा, वो भी तो बताओ।
प्रोडक्शन यूडब्ल्यूडीबी मेथड। अच्छा, एसएलएम मेथड, जब हमें लगता है ना एसेट इस यूजफुल लाइफ में इक्वली हमारे को बेनिफिट देगी, इक्वल बेनिफिट हमको मिलेगा, तो अगर हमें उस एसेट से इक्वल बेनिफिट्स मिल रहा है देन विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग द एसएलएम मेथड। लेकिन अगर हमको लगता है कि ना उस एसेट से हमको गिरते हुए क्रम में डिक्रीजिंग वे में हमको बेनिफिट मिलेगा, देन विल स्टार्ट टू चार्ज डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग डब्ल्यूडीवी मेथड ऑन depreciable amount. This is your depreciable amount, and on that depreciable amount we will start to charge depreciation. Is it clear? Now the third method is production unit method. कहता है कि जिस साल हमको जितना यूनिट मिलेगा, मेथड जितना यूनिट्स हमको अचीव हो पाएगा टारगेटेड यूनिट्स, उतने यूनिट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी अगर किसी साल में 0 यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी 0 लगेगा। अच्छा सर, यानी कि आप कहना चाहते हैं ये 3 मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, तीनों मेथड सही है और तीनों मेथड को प्रिस्क्राइब्ड किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली स्पेसिफाई नहीं किया कि किस मेथड को लगाना है और इसके अलावा आप किसी दूसरे मेथड को नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो लेकिन हाँ, एक इसने कंसल्टेंसी दी है आपको, ईदर टू चार्ज डब्ल्यूडीवी, एसएलएम और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब तक हम लोग सुनते आए थे कि डबल शिफ्ट वर्किंग पर क्या होगा, क्योंकि अब शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने तो कहीं कुछ यूजफुल लाइफ के अलावा हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिए। अब तो ये है ना, जितना ज्यादा एसेट का यूज होगा उतना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाओ, जितनी आप लाइफ एसेट की कम लोगे उतना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अधिक होगा, ऐसा भी तो बोल सकते हो। तो लाइफ कम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा, लाइफ ज्यादा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम, ये बोल सकते हो। तो यूजफुल लाइफ पर एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब कहता यह है कि अगर एसेट को हम डबल शिफ्ट में यूज कर रहे हो, ट्रिपल शिफ्ट में यूज कर रहे हो, तो क्या उसके लिए कुछ है सर? नहीं, कुछ है, क्योंकि यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, लेकिन उसमें भी डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट हो तब क्या करेंगे? अब इसके लिए हमको एक गाइडलाइन जो दी हुई है शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, वो ये बोला हुआ है कि हर एक एक्स्ट्रा शिफ्ट पर आप अपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। ये किसने बोला? ये शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि हर एक एक्स्ट्रा शिफ्ट की वर्क पर आप 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं अगर मैं 3 शिफ्ट में वर्क कर रहा हूं तो सिंगल शिफ्ट में नॉर्मल डेप्रिसिएशन, डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं तो 150% डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन का होगा, ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहा हूं तो 200% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यानी 100% के बजाय आई कैन बी एबल टू चार्ज 200% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। अब बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई, यहां तक तो ठीक। अब इसकी बात बता दीजिए। अब तक हम लोग ये जानते हुए आए थे या देखते हुए आए थे, कंपनीज एक्ट ने भी रिकमेंड किया हुआ था पुराने ने, कि अगर किसी एसेट्स का दाम 5,000 या उससे कम है तो इट इज ऑफ नो यूज टू चार्ज डेप्रिसिएशन। इफ यू डीम फिट देन यू कैन चार्ज इट 100% अगेंस्ट द पीएल। आप 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द एसेट you can charge as depreciation in a stretch way। आप एक ही साल में इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है 6,000 हो 4,000 हो। हमें अगर लगता है कि एसेट से हमको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, वी कैन राइट इट ऑफ इमीडिएटली। हम इसको तुरंत डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अब, क्योंकि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डी रिकॉग्निशन का भी सिस्टम आया है। तो 5,000 की एसेट्स हो या 5 लाख की एसेट्स हो, हम उसको पूरा का पूरा पीएल में चार्ज कर सकते हैं। अब फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई, सर आप तो प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम ला रहे हैं। हाँ, अरे भाई अब क्या होगा कि एसेट्स हम उस कंडीशन और लोकेशन पर ले आए हैं, एसेट्स को हम उस कंडीशन या लोकेशन पर ले आए हैं
जिस कंडीशन और लोकेशन के लिए मैनेजमेंट उस एसेट्स को ऑपरेशनल कंडीशन में लाना चाहता था, मींस एसेट्स को जिस ऑपरेशनल कंडीशन और लोकेशन पे मैनेजमेंट लाना चाहता था, उस लोकेशन और कंडीशन तक एसेट्स को ले आकर के मैंने रख दिया. Now we should try to charge depreciation immediately. हम उसी समय से डेप्रिसिएशन को चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, और ये बात मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताई है, पिछले सेशन में आपको मैंने बताई ये बात. हम डेप्रिसिएशन को उसी समय से चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे जिस समय से एसेट्स जैसा कि मैनेजमेंट चाहता था उस कंडीशन और लोकेशन पर लाकर रख दिया है. अब एसेट एक्चुअली 1 साल बाद यूज हो रही है या 2 साल बाद यूज हो रही है, इट डजंट मैटर एट ऑल. वी शुड ट्राई टू चार्ज आवर डेप्रिसिएशन विदाउट वेटिंग फॉर एक्चुअल पुट टू यूज. इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, तो इसका मतलब अगर प्रोडक्शन यूनिट मेथड से हम चार्ज कर रहे हैं तो उस साल हमारा, हाँ, एक्सेप्शन दिख रहा होगा सामने. अगर एक्चुअल में प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं एंड वी हैव यूज्ड द थर्ड वन मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, देन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी जीरो, बिकॉज वी डिडंट प्रोड्यूस एनी यूनिट्स और आउटपुट. तो ये आपका मेथड आपके फेवर में ही रहा. अच्छा जी, इसके अलावा कुछ खास बात सर? कोई खास बात नहीं है. आपको बस इतना याद रखना है कि कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और दूसरी बात याद रखनी है, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट चार्ज होगा, और जो रिकमेंडेड किए गए हैं मेथड WDV, SLM और कहा गया है प्रोडक्शन यूनिट मेथड और कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपका उस साल से होगा. मैं पढ़ देता हूं. व्हेन द एसेट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको फोकस करके बताया था जी. Cessation of depreciation. What is the meaning of cessation of depreciation? आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना बंद कर देंगे, आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना स्टॉप कर देंगे, आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना बंद कर देंगे. कब से? डेप्रिसिएशन ceases to be charged when assets residual value exceeds its carrying amount. ये एसेट्स है हमारा, इसका WDV है इस समय 1 लाख. अब कब हम इस पर चार्ज करना डेप्रिसिएशन बंद कर देंगे? द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज टू एन अमाउंट इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट. हो सकता है आज की डेट में अगर हम इस एसेट्स को देखें तो इस एसेट्स की जो रेजिडुअल वैल्यू यानी RV वो हो गई लगभग 1,50,000. हाँ, रिवैल्यू किया एसेट्स को तो मुझे समझ में आया, एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है उससे उसकी रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज कर गई है 1,50,000, 1,10,000, 1,05,000, वॉट एवर इट इज. तो व्हाट इज द नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन? कॉज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट गेट्स इंक्रीज्ड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स. नाउ वी शुड ट्राई टू स्टॉप टू चार्ज डेप्रिसिएशन. चलें, लिखा है अनलेस और अनटिल इट्स रेजिडुअल वैल्यू सब्सिक्वेंटली डिक्रीजेस टू एन अमाउंट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट. ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में कभी इस एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू 50,000 आ गई, देन वी अगेन स्टार्ट टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट. दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस एट द अर्लीस्ट ऑफ द डेट दैट द एसेट इज रिटायर्ड. हम उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज करते रहेंगे. ये दूसरा केस है. पहले केस में अगर एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर जाए एसेट्स की कैरिंग अमाउंट से तो हम स्टॉप कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक कि एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू फिर कम ना हो जाए एसेट्स की कैरिंग अमाउंट से. इज इट क्लियर? दूसरा, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करना बंद कर देंगे कब? इन दो में से जो पहले हो जाए, इन दो में से जो अर्लीस्ट होगा ना. कान खोलकर सुन लो, क्या बोला मैंने? इन दोनों, कान खोलकर नहीं, अब ये बात सुनो, इन दोनों में से जो पहले होगा ना,
हम उस डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। पहला, द डेट दैट द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, उस डेट से जब एसेट एक्चुअली अब रिटायर हो गई है, अब उसका एक्टिव यूज नहीं है। दूसरा, द डेट दैट द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, अब जब एसेट एक्टिव यूज में नहीं है, देन आई एम ट्राइंग टू डी रिकॉग्नाइज द एसेट cause I don't want to show in the financial statement as PPE। अगर हम एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका मतलब हम उसको एज अ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर दिखा रहे हैं। डी रिकॉग्नाइज करते हैं, इट मींस आई डोंट वांट टू शो इट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई डोंट वांट टू show it in my financial statement, I just want to transfer it to the PL account, that's it। तो हमारा एक्टिव यूज नहीं है एसेट का, एंड एसेट को हमने रखा हुआ है कि भैया अब इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। पहला, एक्टिव यूज नहीं है एंड द एसेट इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एंड द सेकंड वन, द डेट दैट द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, जो दोनों में से पहले होगा। मान लो एसेट को मैंने डिस्पोजल के लिए रख लिया, मैंने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दो। मैंने एसेट को एक्टिव यूज करना बंद नहीं किया, बट आई डोंट वांट टू शो इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज आई थिंक दैट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डजंट फुलफिल राइट नाउ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसेट से नहीं मिलेगा, मैंने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो दैट्स इट। मैंने भले ही वो एसेट एक्टिव यूज में है, लेकिन अगर मैंने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, देन आल्सो द डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट विल बी स्टॉप टू चार्ज। जी, देयरफॉर डेप्रिसिएशन डजंट सीज व्हेन द एसेट बिकम्स आइडल। ठीक है, छोड़ देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर टू डिफरेंट एसेट्स। लैंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बिल्डिंग। नॉर्मली वी कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, while the depreciation must be charged on the building. Now if we are just going to get together land and building, we have to make them separate for the purpose of charging the amount of डेप्रिसिएशन। आप ये नहीं कह सकते कि सर जी हमने दोनों को तो साथ में किया लिया था, लैंड और बिल्डिंग दोनों को साथ में लिया था, देन वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ ऑफ देम। नॉट एट ऑल, वी हैव टू मेक देम सेपरेट। लैंड अमाउंट वी हैव टू रिकॉग्नाइज सेपरेटली, इन द सेम वे बिल्डिंग we are needed to charge depreciation only on the building portion and not on the land portion. Land will be charged to depreciate only in those cases where it falls under accounting standard 19 or the asset have or the land have a limited useful life. Got it? लैंड पर डेप्रिसिएशन तभी चार्ज हो सकता है जब उसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ हो। नॉर्मली आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की बात कर सकते हैं। बिल्डिंग कर ली बात। डेप्रिसिएशन मेथड मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं बचा। कभी कभी होता क्या है कि हम अपने डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज लाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम अपने डेप्रिसिएशन मेथड्स में चेंज ले आते हैं, और अगर हम अपने डेप्रिसिएशन मेथड्स में चेंज ले आते हैं तो अब तक हमने देखा था कि once you will opt any accounting policy, you have to stick with that accounting policy. You are not freely allowed to change it. लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में भी चेंज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 देखते थे, चेंजेस इन अकाउंटिंग मैथड, तो वो मेथड चेंज कर सकते थे। अगर नॉर्मली हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर लेते थे, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते थे। पिछला जो किया है ना, उस गलती की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये सोचते हुए हम बात करते थे। लेकिन अब हम केवल प्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज करेंगे। जो हुआ भूल जाओ, आगे की बात करो। अगर आप अकाउंटिंग मेथड डेप्रिसिएशन में चेंज लाते हैं तो अब रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से काम नहीं बनेगा, केवल प्रोस्पेक्टिव में। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई एसेट थी 1 लाख की, और आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगाते लगाते इन टोटलिटी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया 80,000। Now the balancing amount which is needed to be charged as depreciation over the rest of the useful life of the asset is rupees 20,000, remaining amount.
लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले मैंने सोचा था कि लाइफ होगी 10 साल, 8 साल मैंने लाइफ इसकी हटा दी, अब 2 साल की इसकी लाइफ बची है। लेकिन अब मुझे लगता है ना 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 ना, 1 साल के ही अंदर ये एसेट ओवर हो जाएगी। सीधे से फिर सीधे 20,000 रुपये 1 साल में चार्ज करूँ? नहीं नहीं सर, 4 साल में, तो हर साल 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करो। पीछे क्या हुआ, मारो गोली, 20,000 की यूजफुल लाइफ ऑफ बची है 4 साल। ट्राई टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ₹20,000 फॉर देयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यस, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। दिमाग में ये बात रखेंगे आप। जी सर, अब याद रहेगा। हमारा इस टॉपिक पे, अच्छा, अगर कोई एसेट रिटायरमेंट के लिए रख दी जाए, नाउ द एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज, नाउ द एसेट इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा सीजेस टू चार्ज डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कोई एसेट एक्टिव यूज होना बंद हो जाए और उस एसेट को हम डिस्पोजल के लिए रख दें, तो हम उस एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पर शो करेंगे? कहा गया कैरिंग अमाउंट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, उस पर आप शो करेंगे, क्योंकि एसेट तो अब डिस्पोजल के लिए रखी है। Why it is to be shown at carrying amount if the disposal amount or the residual amount is to be less than the carrying amount? अगर मान लो उस एसेट का दाम 20,000 मेरे पास बचा हुआ है और उसको अब एक्टिव यूज नहीं कर रहे और हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, और उसकी कैरिंग अमाउंट है 20,000 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू 15,000, देन वाई टू शो इट एट ₹20,000? ट्राई टू शो इट एट ₹15,000। यस, और अगर इसकी डिस्पोजल वैल्यू 25,000 है, देन वी शुड ट्राई टू शो इट एट ₹20,000 बिकॉज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, वी नो इट ऑलरेडी। ये कंसेप्ट भी कहता है जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो तो उसको शो कभी नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते। गॉट इट ना? जी सर। अब हम लोग एक ही काम करेंगे, हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह से खत्म है इम्पेयरमेंट को छोड़ करके। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे केवल और केवल, मैं इस चीज़ को, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कई पार्ट में इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको, जैसे आज डेप्रिसिएशन पूरा देख लिया, बात खत्म। अब मेरा केवल इम्पेयरमेंट लॉस बताया, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस को छोड़कर मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल 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 करते हुए आएंगे और लास्ट में इम्पेयरमेंट लॉस, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, उसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। मेरा पहला सेशन, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन आज का ये तैयार रखेंगे, क्योंकि इन 3 सेशंस पर ही मिलकर बनेगा आपका 4th सेशन, जब आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट देखा जाएगा, कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो मैंने बताया था ना, परचेज कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होता है बताया था ना, और डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट को कैसे दिखाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया था ना। जी सर, वो सारी बातें अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के थ्रू। थ्योरी तो आज की आप खत्म हो गई, तो impairment loss or numerical, we'll discuss it in our last session in the next session. Thanks a lot.